गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जैसे आप थंबनेल में देखा होगा कि आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, तो अपना समय ना गवाते हुए हमें सिंधु घाटी की सभ्यता को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको ये फास्ट क्लास है, हमको जल्दी जल्दी से क्लास खत्म करनी है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले हम जानेंगे पाषाण युग, पाषाण काल क्या था। पाषाण काल के बारे में हम 5 मिनट की चर्चा करेंगे। पाषाण काल में क्या था? पाषाण काल 3 भागों में बटा है। पाषाण काल 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, पाषाण काल। 3 भागों में बटा है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। इसमें क्या है कि पाषाण काल में जो आदि मानव है या जो हमारा आदि पुरुष हैं, उन्होंने क्या किया था? पत्थरों का यूज। पाषाण का अर्थ क्या है? पाषाण का अर्थ है पत्थर। पत्थरों का प्रयोग किया था उपकरण के रूप में। जहां पर मानव ने उपकरण के रूप में पत्थर को प्रयोग किया है तो उसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में भी 3 डिवाइडेशन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण भी 3 भागों में विभाजित है। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये भी 3 भागों में विभाजित है। लेकिन नहीं, हमको सिर्फ इतना जानना है कि पूरा पाषाण काल में कितने डिवाइडेशन है, सिर्फ इतना ही जानना है। तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में डिवाइडेड है कि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो पुरुष है यानी जो आदि मानव है, जो मानव है, वो किसका प्रयोग कर रहा है? पत्थरों का उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहा है। उसको हमने पाषाण काल कहा है। पाषाण काल के बाद एक काल और आएगा, उसे बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। जो मानव ने सर्वप्रथम धातु की खोज किया, सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया, वो क्या था? तांबा। वो क्या था? तांबा। वो तांबा था। वो तांबा और पत्थर, तांबा मिला। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि मानव ने पत्थरों का प्रयोग उपकरणों का प्रयोग करना बंद कर दिया। मानव निरंतर पत्थरों का भी प्रयोग उपकरण के रूप में करता रहा और तांबे का भी प्रयोग करता रहा। उसको कहा गया ताम्र पाषाण काल। उसको क्या बोला गया? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद आएगा आपका हड़प्पा काल, जिसमें कांस्य का प्रयोग होगा। कांस्य का प्रयोग होगा, जो धातु है कांसा, तो उस कांस्य का प्रयोग, इसमें टीन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्य काल या कांस्य युगीन सभ्यता। तो मैंने सिर्फ इसको आपको इसलिए बताया ये सब, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताकि आप कालों का क्रम समझ सके। चलिए आते हैं अपने हड़प्पा काल पे, हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं। चलो दोस्तों देखिए, यह है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता मैंने अभी बताया, जिसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ हो, वह पाषाण काल। जिसमें पत्थर और तांबे का दोनों का प्रयोग हुआ हो, ताम्रपाषाण काल। क्योंकि यहाँ पर कांस्य का प्रयोग हुआ है तो कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। सबसे पहली बात, सभ्यता क्या होती है? जहां पर भी जो भी संस्कृति बसी है या जहां पर भी मानव एक ग्रुप में बसा है या एक गुट में बसा है, उसका रहन सहन, खान पीन, धर्म, सभ्यता, अर्थव्यवस्था, किस आधार क्या था, किस किस चीज़ के प्रयोग होता था, कैसे कैसे उनका रहन सहन था, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। क्या क्या चीज़ों में प्रयोग कर रहे थे, कैसे उनकी रहने की सभ्यता, स्थायी आवास कैसे थे, क्या वो तोल पद्धति थी, जिस तरीके से वो अर्थव्यवस्था चला रहे थे, क्या वहाँ पर मुद्राएं थी या नहीं थी, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो सभ्यता का हम अध्ययन करते हुए यही देखेंगे कि हड़प्पा काल सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और हड़प्पाई लोग किन चीज़ों से परिचित थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाना कि सभ्यता किसको बोलते हैं, आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का इतिहास देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का इतिहास क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखें, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन क्या गए थे 1826 में। चार्ल्स मेसन 1826 में कहाँ गए थे? हड़प्पा स्थलों का दौरा करने गए थे। हड़प्पा स्थलों का दौरा करने गए, वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। वहां पर क्या प्राप्त हुई? कुछ ईंटें प्राप्त हुई। इस ईंटें लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ईंटें हैं, कुछ ईंटें प्राप्त हुई। लेकिन उन्होंने क्या नहीं करवाया? वहां पर खुदाई नहीं कराई। सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हड़प्पा साइट का दौरा किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। जॉन एंड विलियम्स बर्टन ने 1834 में, जॉन एंड विलियम्स ने 1834 में हड़प्पा स्थल का दौरा किया। लेकिन इन्होंने भी किया। ये कौन थे? ये इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर। क्या करने आए थे? जो
ब्रिटिश द्वारा ट्रेन लाइन बिछाई गई थी, जो जिसको रेल लाइन बोलते हैं, वो रेल लाइन पंजाब से सिंध प्रांत में बिछाई जा रही थी। उसकी खुदाई का प्रयास नहीं किया, किसी खुदाई का प्रयास नहीं किया। हड़प्पा की जो संस्कृति उनको मिली, उन्होंने उसकी खुदाई का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ वहां पर गए, देखा कि यहाँ पर टीला है, यहाँ पर कोई संस्कृति हो सकती है, इसका कोई प्रयास नहीं किया उसकी खुदाई का। उसके बाद प्रसिद्ध जो हमारे पुरातात्विकविद जो हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 में इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन फिर उन्होंने पुनः दौरा किया। पुनः दौरा करने के बाद 1856 में दोबारा फिर गए। उसके बाद उन्होंने उसके अवशेषों को कहा कि यह कोई प्राचीन सभ्यता है। उसके अवशेष बताकर इन्होंने भी खुदाई का कोई प्रयास नहीं किया। मेसन ने भी कोई प्रयास नहीं किया, विलियम ने भी कोई प्रयास नहीं किया, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये तो कहा कि ये कोई प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसका खुदाई का कोई प्रयास अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल ने क्या किया? उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किसकी? 1921 में हड़प्पा की, और अखिलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई कराई। तो ये सर जॉन मार्शल हैं जो निर्देशक हैं किसके? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसके क्या थे? ये महानिदेशक थे। इनके निर्देशन में किसने? दयाराम साहनी। और 1921 में हड़प्पा की, और अखिलदास बनर्जी ने किसकी? 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई करवाई। सबसे पहला स्थल जिसकी खुदाई हुई वह हड़प्पा था। ठीक है, इसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिससे यह पता चला कि कोई एक प्राचीन सभ्यता क्या जिसका नाम हड़प्पा है वह क्या किस में आई? खोज में आई, या फिर उसे कह लो कि वह डिस्कवर हो गई और एक नई सभ्यता का उद्गम या एक नई सभ्यता का आपके सामने क्या हुई? खोज हो गई। ठीक है, नवीन संस्कृति जो निकल कर आई 1924 में लंदन के में प्रकाशित किया गया समाचार पत्र में 1924 में। अब तक जो 1924 जो आ रहा है, आप जानते होंगे कि 1924 जो है उस समय क्या चल रहा था? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था वहां पर। अब इंडिया में 1924 से पहले क्या भारत को इतिहास नहीं था ना, वैदिक सभ्यता। 1924 से पहले हम सोचते थे कि बस जो हमारी जड़ें हैं वो कहां तक हैं? वैदिक सभ्यता से ही हैं। लेकिन 1924 के बाद जब नई संस्कृति उभर कर आई, वहां पर एक नई सभ्यता का देखी गई, वह है हड़प्पा सभ्यता। वो भी कितने समय पहले? 2300, लगभग 2300 या 2000 वर्ष ईसा पूर्व पहले की सभ्यता जब उभर कर आई तो भारतीयों को भी अपने आप पर गर्व होना था, लेकिन इसका मौका ब्रिटिश ने नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम के इतिहासकार ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश लोग ने क्या किया? इस सभ्यता को भारत का सभ्यता भारत के लोगों द्वारा इसको विकसित न करके बाहर के लोगों द्वारा विकसित करने के प्रमाण देने शुरू कर दिए। ऐसा कहा गया कि ये जो सभ्यता है, भारतीय इतने प्रबुद्ध नहीं थे, भारतीय इतने अच्छे ज्ञानवान नहीं थे कि वे इतनी बड़ी संस्कृति या इतनी विकसित संस्कृति का विकास कर पाते। इसके लिए वहां पर क्या किया? ब्रिटिश जो इतिहासकार थे, क्योंकि उस टाइम जो इतिहास लिख रहे थे वो ब्रिटिश लोग थे, और वो इंडियंस को किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। तो उसमें क्या हुआ? तो इसके पहले महत्वपूर्ण विषय से देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे उन्होंने क्या कहा, कि कैसे उन्होंने कहा विदेशियों ने किया, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका विकास किया, या फिर वैदिक सभ्यता ने। लेकिन इंडियन जो मूल भारतीय थे उनको कोई भी उनका क्रेडिट नहीं मिला। पहले हम इसकी विशेषता देखते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, सुव्यवस्थित नगर योजना, इसमें क्या विशेषताएं हैं? सुव्यवस्थित नगर पाए गए हैं। ग्रिड पद्धति पर यहाँ पर नगर बसाए गए हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो सड़कें होती हैं समकोण पर काटती हैं। जो आज के आधुनिक नगर बसाए जाते हैं, पहले सड़कें कटती हैं, वहां पर फिर बिजली पानी की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद वहां पर क्या होता है? वहां पर नगर बसाया जाता है। ऐसा ही ग्रिड पद्धति पर नगर हड़प्पा सभ्यता में आज से 4000 आज से 4000 साल पहले ये सब कुछ देखने को मिल जाता है आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। देखो, ईंटों का अत्यधिक प्रयोग। वहां पर जो घर बनाए गए हैं पक्की ईंटों से बने हैं। जो घर बनाए गए किससे बने हैं? पक्की ईंटों से बने हैं। घर भी पक्की ईंटों से बने हैं। लेखन कला का विकास भी हो चुका है। वहां पर जो लिपि है, हड़प्पा लोगों की लिपि है, वो कैसी है? भाव चित्रात्मक या भावात्मक या चित्रात्मक। इसमें होता क्या है कि भाव का तो पता चलता है, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं पता चलता। जैसे आपका इमोजी होता है, इमोजी में आप देखते हो कि इमोजी को भेज देते हो, एक ऐसी पिक्चर भेजते हो जो हंस रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हंस क्यों रहा है। इसको बोलते हैं चित्रात्मक लिपि। इसको ही बोला गया है भावात्मक लिपि। आपको भाव का तो पता चल रहा है कि वो हंस रहा है, लेकिन हंस क्यों रहा है ये नहीं पता।
क्योंकि आप लिखा नहीं है वहां पर, क्योंकि ये भावात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, इसे ही बोलते हैं भावात्मक और चित्रात्मक लिपि। आगे बढ़ते हैं, उसकी विशेषता और क्या है। विशेषता देखिए, कांस्य उपकरण का प्रयोग। कांस्य उपकरण का प्रयोग कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, एक निश्चित अनुपात चाहिए तांबे और टीन का। तांबे और टीन का निश्चित अनुपात से ही कांसा बनता है। तांबे और टीन के अनुपात से ही क्या बनता है, कांस्य बनता है। इसका भी ज्ञान किन्हें था, हड़प्पा वासियों को था। उसके बाद आप देखिए, लाल मृद भांडों का प्रयोग किया गया है, जिसे काले रंग से चित्रित किया गया है। काले जो लाल बने हुए हैं मृद भांड, जो से आपके जो बर्तन होते हैं, वो किससे बने हैं, लाल मृद भांड से, मतलब लाल हैं, लाल कलर के हैं, उसके ऊपर काले रंग का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, समकालीन सभ्यताएं। इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि समकालीन सभ्यता का नाम बताइए। ठीक है, समकालीन सभ्यताएं देखिए, पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पर है, दजला फरात नदी पर है। कहां पर है, दजला फरात नदी, दो नदियां हैं दजला फरात नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। दूसरी इसकी समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र में है, मिस्र की सभ्यता। ये किस नदी पर है, मिस्र में आपको पता है नील नदी है, तो नील नदी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चीन की सभ्यता, वांग हो नदी की सभ्यता है। चीन की जो सभ्यता है वांग हो नदी के पास से विकसित हुई थी, तो इसको बोलते हैं वांग हो की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह हमने देखी समकालीन सभ्यता। हमें बहुत फास्ट तरीके से सिंधु सभ्यता को पूरी तरीके से फुलफिल कर लेना है, पूरी कंप्लीट कर लेनी है। समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति के ऊपर विवाद है। मैंने कहा कि ब्रिटिश लोगों ने इतिहास लिखा। ब्रिटिश लोगों ने जब इतिहास लिखा तो वो भारतीयों को क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे कहते थे कि भारतीय असभ्य हैं। यदि भारतीयों को ये ज्ञान हो जाए कि वैदिक जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीयों ने, इनसे पहले जब तक तो यूरोप में सभ्यता का नाम भी नहीं था, उस समय में हड़प्पा सभ्यता इतनी ऊंचाई छू रही थी, तो वो किसी न किसके दम पर, भारतीय मूल के लोगों के दम पर, क्योंकि भारतीय मूल के लोग बहुत ज्ञानवान थे, बहुत ही विकसित अवस्था में थे। लेकिन इसकी क्रेडिट कौन नहीं देना चाह रहा था, इसका क्रेडिट ब्रिटिश लोग भारतीयों को नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश ये कह रहे थे कि हम आपको सभ्य बनाएंगे क्योंकि आप असभ्य हो। लेकिन यदि हमको पता, भारतीयों को पता लग जाए कि ये भाई मूल सभ्यता, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले विकसित हो चुकी थी, तो ब्रिटिश का ये दावा गलत साबित हो जाता। और वो कैसे कह पाते कि आप असभ्य हो, तो हम कहते हम तो आपसे बहुत पहले सभ्य हो गए थे, आप तो आज की पैदाइश हो। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा चालाकी से उन्होंने इतिहास के लेखन में ही गड़बड़ कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है, जो मिली है, वो हड़प्पा सभ्यता भारतीय मूल के लोगों ने नहीं विकसित की। और किन्होंने विकसित की, उन्होंने कहा विदेशियों ने, विदेशियों मतलब मेसोपोटामिया के लोगों ने, या फिर कुछ ने कहा कि वैदिक आर्यों की उत्पत्ति से हुई, कुछ ने कहा कि द्रविड़ संस्कृति की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक मत यह है स्थानीय उत्पत्ति। अब आके जाके देखते हैं कि इनमें से कौन सा मत सर्वमान्य है। इसको तर्कों से देखा जाएगा, कि तर्क लगाए जाएंगे कि कैसे कौन सी सभ्यता किसके लिए उत्तरदायी है, कौन लोग इसके उत्तरदायी हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए इतिहासकारों द्वारा। और ये हड़प्पा संस्कृति है, ये वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, और वो क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति में क्या क्या अंतर देखे जाएंगे, कि कौन कौन से अंतर मेसोपोटामिया और हड़प्पा और वैदिक आर्यों से देखे जाए हैं। तो सबसे पहले देखा सुव्यवस्थित नगर। तो सुव्यवस्थित नगर की बात करते हैं। सुव्यवस्थित नगर जो देखे गए हैं वो हड़प्पा में देखे गए हैं। देखो यहाँ पर राइट का निशान लगा है, हड़प्पा में तो देखे गए हैं, लेकिन वैदिक आर्यों से उत्पत्ति इसकी नहीं है। वैदिक आर्यों के जो नगर हैं वो कैसे हैं, सुव्यवस्थित नहीं है। वो कैसे नगर हैं, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़े या फिर बेतरतीब बसे हुए हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के आप देखोगे नगर, वह भी सुव्यवस्थित नहीं है। नगर सभ्यता है, लेकिन नगर जो है वो सुव्यवस्थित नहीं है, ग्रिड पद्धति पर आधारित नहीं है। आगे देखो समकोण सड़कें। समकोण पर कौन कौन सी किसकी सड़कें काट रही हैं, तो हड़प्पा संस्कृति की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती हैं। मैंने अभी ग्रिड पद्धति दिखाई थी आपको। तो उत्पत्ति जो उसकी वैदिक आर्यों से जो है सड़क कैसी हैं, वो समकोण पर काट रही हैं, नहीं काट रही हैं। ऐसी मेसोपोटामिया की भी सब सड़कें समकोण पर नहीं काटती दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग जो हुआ है वह हड़प्पा संस्कृति में हुआ है। सिर्फ हड़प्पा संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। वैदिक आर्य ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। वैदिक आर्य किसका, ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग। और जो आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं तो वहां पर सिकी हुई
ईंटों का प्रयोग हुआ है, ना कि पकी हुई ईंटों। पकी हुई ईंटों को भट्टे में डालकर पकाया जाता है कोयले के अंदर, आग के अंदर। सेकने का मतलब है नीचे आग जलाई गई और ऊपर उनको सेक दिया गया। तो जो मेसोपोटामिया की ईंटें हैं वो कैसी हैं, वो सिकी हुई हैं, जबकि हड़प्पा की जो ईंटें हैं वो पकी हुई हैं भट्टे के अंदर। इतना टेम्परेचर जनरेट करना जानते थे हड़प्पा के लोग, जबकि मेसोपोटामिया के लोग इतना टेम्परेचर जनरेट करना नहीं जानते थे। अब लिपि का प्रयोग देखते हैं। लिपि का प्रयोग कौन कौन कर रहा था, तो जो हड़प्पा के लोग थे वो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग कर रहे थे, और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो किलाक्षर लिपि का प्रयोग कर रहे थे, और जो वैदिक आर्य थे वो लिपि का प्रयोग कर ही नहीं रहे थे। वो उनके पास भाषा थी, संस्कृत भाषा, लेकिन लिपि नहीं थी दोस्तों। उनके पास अपनी लिपि नहीं थी वैदिक आर्यों के पास, उनके पास अपनी भाषा संस्कृत भाषा थी। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे कि कैसे वो भाषा के आधार पर अपनी बौद्धिक विकास कर रहे थे। अब आगे देखते हैं कांसे का प्रयोग। कांसे का प्रयोग किसने किया है, हड़प्पा काल की संस्कृति में देखने को मिलता है, और वैदिक काल की संस्कृति में देखना मिलता है, और मेसोपोटामिया की संस्कृति में भी कांसे का प्रयोग देखने को मिलता है। मोहरे देखते हैं, जो मोहरे मिली है वहां पर, वो मोहरे आयताकार हैं जो हड़प्पा की हैं, और वैदिक आर्य संस्कृति से तो मोहरे मिली ही नहीं, क्योंकि वे व्यापार में लिप्त नहीं थे। जहां से मोहरे मिलती हैं वो लोग व्यापार में लिप्त होते हैं, क्योंकि मोहरों की जरूरत व्यापार में ही पड़ती है, क्योंकि वैदिक संस्कृति क्योंकि व्यापार में लिप्त ही नहीं है, तो मोहरों की कोई जरूरत वहां पर है ही नहीं। वहां पर कोई मोहरों के साक्ष्य मिलते ही नहीं है। मेसोपोटामिया में कैसी बेलनाकार मिलती हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। उपकरण देख लेते हैं। उपकरण, हड़प्पा संस्कृति में उपकरण निम्न कोटि के हैं, जबकि वैदिक आर्यों के उच्च कोटि के हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के उपकरण थोड़े निम्न कोटि के हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे के साक्ष्य, हड़प्पा काल से लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते, हड़प्पा सभ्यता से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैदिक से मिले हैं लोहे के साक्ष्य, और मेसोपोटामिया से भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों। घोड़े केंद्रित संस्कृति, घोड़े केंद्रित संस्कृति में आप बात करोगे तो घोड़े के हड़प्पा काल के लोग घोड़े की बात किए थे, उसमें संदेह है कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें घोड़े के साक्ष्य मिलो। ऐसी कोई मोहरें नहीं मिली हैं जहां पर घोड़े का अंकन हो, तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा काल के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे दोस्तों। वैदिक आर्य घोड़ों को से परिचित थे, क्योंकि वो जब आए थे तो घोड़े लेकर ही आए थे, रथ लेकर आए थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब इसी के आधार पर आप देखिए, मुझे बता दीजिए, जब ये लोग कहते थे, ब्रिटिश के इतिहासकारों ने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जिनके घर में खुद दीवे नहीं जलते वो दूसरे के यहाँ जाकर क्या दिवाली मनाएंगे, बताइए मुझे। जब उनके यहाँ सुव्यवस्थित नगर नहीं है तो वो क्या हड़प्पा काल हमारे यहाँ आकर क्या सुव्यवस्थित नगर बसाएंगे? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? बताइए, ऐसा कर देंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर हैं, यहाँ पर जो मेसोपोटामिया में सुव्यवस्थित नगर नहीं पाए जाते। फिर आप देखो कि समकोण पर सड़कें काट रही हैं हड़प्पा काल की, उनकी खुद की तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, वो हमारे यहाँ आकर सड़कें बनाएंगे। जो खुद भूखे मर रहे हैं वो हमको आकर खिलाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये सिर्फ ब्रिटिश वालों की चाल थी। उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया से, तो हमने देखा, तर्क के आधार पर देखा कि जब जो चीज उनको पता ही नहीं है वो हमारे यहाँ पर हो रही है, तो इस आधार पर हम ये खारिज कर देते हैं कि वैदिक आर्यों और मेसोपोटामिया की लोगों ने हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता को नहीं बसाया। मूलतः ये भारतीय ही थे जिन्होंने ये इस सभ्यता का विकास किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं द्रविड़ अब ये भी कहा गया कि द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया, नहीं, द्रविड़ वालों ने बसाया, क्योंकि द्रविड़ वाले लोग तो पहले से ही पीछे चल रहे थे। जो द्रविड़ संस्कृति है हमारी, वो तो पहले से ही पीछे चल रही थी 1000 वर्ष। तो ये जो मत है ये भी खारिज हो जाता है। तो ये किसने बसाया? तो स्थानीय आधार पर माना जाता है। देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का स्थानीय आधार माना जा सकता है, यानी स्थानीय आधार पर हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण काल से देखो, ताम्र पाषाण काल जो होते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो हड़प्पा संस्कृति का विकास कैसे हुआ है? क्योंकि जो पीछे से चला रहा है जो नव पाषाण काल है, तो नव पाषाण काल के भी कुछ स्थल से नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद ताम्र पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद वहां पर जब ताम्र पाषाण काल के बाद क्योंकि कांस्य युग आया है, तो किसी किसी स्थल पर तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले। जैसे राखी गढ़ी पर आपको ताम्र पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलेंगे, नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलेंगे, और हड़प्पा का तो वो स्थल ही है, हड़प्पा तो वहां स्थल ही मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो संस्कृति है धीरे धीरे ग्रो हो रही है। जो
अभी इसका यही तो मतलब है कि जो एक ही स्थान पर तीन सभ्यता तीन काल मिले हैं तो वहां पर क्या संस्कृति का विकास हुआ है, तो स्थानीय आधार पर इसका विकास माना जाता है कि मूलतः भारतीय ही लोगों ने इसका विकास किया है। यही सर्वमान्य मत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रीय विस्तार कितना देखा गया है? जो स्थल मिले हैं तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा मिला है? मांडा, जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा मिला है? सूतकांगेडोर, जो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे जो आपका पूर्वी जिला है वो कहां है? आलमगीरपुर जिला, कहां पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिणी जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, वो कौन? सबसे दक्षिणी साइड कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, देमाबाद जिला, अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ? इसका क्षेत्रीय विस्तार हो गया कि कितने बड़े विस्तार पर हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। अब बात करते हैं जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है तो कुल कितने स्थल पाए गए हैं? तो लगभग कितने पाए गए हैं? 1500। भारत में कितने हैं? 925। पाकिस्तान में कितने पाए गए हैं? 475। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार है दोस्तों। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल भी देख लीजिए दोस्तों कितना है? 12,96,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपको बता दिए इसके विस्तार के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और नदी उत्खनन करता। देखो दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर यहीं पर अब समाप्त करते हैं क्योंकि आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे में आपको आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें आगे प्रमुख स्थल करने हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इसको फटाफट इतिहास को अध्ययन करेंगे, प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से जल्दी से फर्स्ट क्लास करके हम इस सब चीज को समाप्त करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तथ्य मिल सके, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।